नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात करेंगे कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ संघ की भी बाट कैसे लग गई। क्या-क्या कारण है कि संघ भी नहीं संभाल पाया, तख्त तो ताज नहीं संभाल पाया और कैसे मामला गड़बड़ा गया। उससे पहले मैं किस्सा बताऊंगा। दिल्ली से मैं कल लौटा। मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बताया। अब मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा, लेकिन देश के सबसे ताकतवर शख्स ने उनसे पूछा कि आप लोग फील्ड में जाते हैं, मेरे बारे में क्या है, छवि क्या है। सांसद जी ने कहा, जितना अमूल बटर लगा सकते हो उतना अमूल बटर लगा दो। तो सांसद जी ने उन साहब से कहा कि साहब, जनता दीवानी हुई पड़ी है। जनता कह रही है आपने उनके जीवन का उद्धार कर दिया, आपने उनके जीवन का स्तर बहुत ऊपर ले गए। उन्होंने कहा और बोला, और जनता कहती है कि इससे बेहतर कोई आदमी आया ही नहीं आज। तो उन बड़े नेताजी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं, तुम जनता की नब्ज नहीं जानते। जनता मुझे भगवान मानती है। और ये बात मैंने कई और पहले भी सुना था कि साहब को लगता है कि जनता उन्हें भगवान मानती है। चंद लाइनें बोल रहा हूं, उसके बाद कर्नाटक पे ले चलूंगा आपको, कर्नाटक की तस्वीर सुनाऊंगा, कर्नाटक के हालात बताऊंगा। लेकिन मेरी ये प्रिय लाइनें हैं और जिंदगी को सिखाने वाली लाइनें हैं। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तुमसे पहले एक वो शख्स जो यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ। वो कहाँ है जिन्हें नाज बहुत अपने तई पर था। आज सोए हैं तहे एक खाक में, ना जाने यहाँ कितने। आज सोए हैं तहे एक खाक में, ना जाने कितने। कोई शोला, कोई शबनम, कोई महताब जबी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं कर्नाटक, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध आपसे। हम किसी सरकारों से विज्ञापन नहीं मांगते, कोई सहयोग नहीं मांगते, लेकिन हमारे लिए आप परिवार का सदस्य हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, उसमें अगर आप हमारी सदस्यता लेंगे तो हमें मजबूत करेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे। चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए आज वोटिंग होने जा रही है। जब ये वीडियो सुन रहे होंगे आप, तो वोटिंग शुरू हो रही होगी। नतीजा 13 तारीख को आना, 13 मई को आना है। लेकिन इस चुनाव के लिए साहब और उनके दोनों टास्क मास्टर यानी नड्डा साहब और अमित शाह जी ने इतनी जोर आजमाइश की है कि पूछिए मत। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय संभालने वाले अमित शाह जी के चेहरे पर कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही। वो मणिपुर को छोड़कर कर्नाटक में व्यस्त रहे। वही हिमाचल वाले नड्डा साहब तो गजब के आदमी हैं। उन्होंने कर्नाटक के लोगों को एक तरह से धमकी दे दी, आप लोग कोई ऐसा काम ना करें जिससे कर्नाटक के लोगों को मोदी जी के आशीर्वाद से वंचित होना पड़े। देख लीजिए साहब, आप लोग, आप कोई भी ऐसा काम मत करिएगा कि आपका भगवान आपको अपने आशीर्वाद से वंचित कर दे। अब आप खुद सोचिए, लोकतंत्र में नेता आशीर्वाद देते हैं या जनता से आशीर्वाद लेने जनता के दरबार में जाते हैं। जब इतनी इतनी भी समझ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को नहीं है, तो क्या कहा जाए, मैं क्या कहूं। वैसे दोष उनका नहीं है, बेचारे पहाड़ी आदमी ठहरे सीधे साधे लोग होते हैं, पहले भी कह चुके हैं कि मोदी जी तो देवताओं के देवता हैं। जब उनके बॉस ही बजरंग बली जैसे पूजनीय देवता की तुलना बजरंग दल जैसे विवादास्पद संगठन से कर बैठते हैं, तो नड्डा जी तो जूनियर ही ठहरे। खैर, प्रचार अभियान खत्म, वोटिंग शुरू। 13 तारीख से नफा नुकसान पर भी बातें शुरू होंगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर उभर रही है, उसमें तो 40% कमीशन और पे सीएम, पेटीएम देखा था हमने, उसकी जगह टीएम की जगह सीएम आ गया है। 40% कमीशन और पे सीएम का मुद्दा कमल मुरझाने पर आमादा दिखाई दे रहा है। यहां तक कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ बसलूकी तक की फुटेज सामने आ रही है।
आम लोग ये कहते फिर रहे हैं कि कहाँ बाप कहाँ बेटा। बाप का नाम डुबो रहा है बेटा। कहाँ एस आर बोम्मई जैसे भारतीय राजनीति के सबसे बड़े दिग्गजों में शुमार सेकुलर नेता, और कहाँ उनका बेटा जो एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा है तो दूसरी तरफ पार्टी बदलकर अपने पिता की विचारधारा से ठीक उलट पार्टी में घुसा हुआ है। शायद अपने मुख्यमंत्री की हो रही बदनामी से साहब और उनके दोनों टास्कमास्टर भली भांति वाकिफ थे, तभी तीनों कर्नाटक में दिन रात एक किए हुए थे। यहां तक कि बुलडोजर बाबा को भी उत्तर प्रदेश से कर्नाटक जाना पड़ गया। कुछ साहब की नौबत यहां तक आ गई कि जिन येदुरप्पा को मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर मजबूर किया गया, उन्हीं के सामने साहब को सार्वजनिक तौर पर झुकते हुए फोटो खिंचवाने की नौबत आ गई। और इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नड्डा जी को मोदी जी के आशीर्वाद से वंचित रह जाने जैसे बोलने की मजबूरी क्यों हो गई थी। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कर्नाटक हाथ से गया तो इसका ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाएगा? राज भाजपा के ऊपर या दिल्ली की भाजपा के ऊपर? वैसे गोदी मीडिया और गुल्लू मीडिया ने तो साहब को बचाने की पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि जो नड्डा साहब बेचारे फुटेज के लिए तरसते थे, भारतीय जनता पार्टी की हार की संभावना देखकर गोदी मीडिया ने साहब की जगह नड्डा जी को ही फोटो लगाना उनकी पहले से शुरू कर दी। मगर वास्तविकता यह है कि यह खेल इतना आसान नहीं है। कर्नाटक, जिसे पहले दक्कन कहा जाता था, सत्ताधारियों के लिए उसका महत्व कितना है ये इतिहास के विद्यार्थियों से पूछिए। मुगल साम्राज्य का विघटन उसके सबसे शक्तिशाली शासक औरंगजेब के समय में तभी शुरू हुआ जब दक्कन का साम्राज्य मुगलों के हाथ से निकल गया। अंग्रेज भारत में तभी मजबूत हुए जब उन्होंने इस इलाके में श्रृंगेरी मठ समेत कई मंदिरों का पुनर्निर्माण कराने वाले टीपू सुल्तान को हराया। इसलिए ऐसे में कर्नाटक का भाजपा के हाथ से निकल जाना कितना बड़ा झटका होगा, इसे भाजपाई बखूबी जानते हैं, क्योंकि पिछले 4 लोकसभा चुनाव से कर्नाटक भाजपा के साथ खड़ा रहा है। तब भी खड़ा रहा है जब कर्नाटक भाजपा के साथ, जब 2009 में आडवाणी जी पीएम कैंडिडेट थे और भाजपा बुरी तरह हारी थी। लेकिन वहीं कर्नाटक एक ऐसे दौर में साथ छोड़ दे जब महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल ये सब भी साथ छोड़ने को तैयार बैठे हों। खुद प्रधानमंत्री कर्नाटक की जनता के सामने गालियों की गिनती बता रहे हों। पहले किलो में बताते थे, 2 किलो 3 किलो गाली अब गिनती बताने लगे हैं, बजरंगबली का नारा लगा रहे हैं। तो ऐसे में कर्नाटक के लोग यदि प्रधानमंत्री और उनके राज्य के अमूल ब्रांड की जगह अपने राज्य के नंदिनी ब्रांड को बचाने पर ध्यान दें तो चिंता होनी स्वाभाविक है। कर्नाटक जाने के बाद क्या होगा? साहब का क्या होगा? क्या होगा उनके दोनों टास्क मास्टरों नड्डा साहब का, शाह साहब का? ये महत्वपूर्ण सवाल तो है। साथ ही ये सवाल भी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली बार दत्तात्रेय होसबोले के रूप में आरएसएस को एक कन्नड़ सरसंघचालक मिलने की संभावना जताई जा रही है। उस पर भी तुषारपात हो जाएगा। सवाल उठेंगे कि होसबोले के गृह राज्य में ही संघ की पकड़ बिखर कर रह गई तो कौन उनकी सांगठनिक क्षमता पर भरोसा जता पाएगा? होसबोले जी अभी भी संघ में नंबर 2 हैं और उनको मोदी जी का करीबी माना जाता है। संघ के एक ताकतवर नेता बीएल संतोष की कर्नाटक में गली गली में चर्चा होने लगी है, फजीयत होने लगी है। और जब होसबोले का भी रुतबा खत्म हो जाएगा तो मोहन भागवत, नितिन गडकरी, संजय जोशी की तिकड़ी के प्रकोप से साहब कब तक बचे रहेंगे, ये सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल मिलाकर कर्नाटक का चुनाव को न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि देश की दशा और दिशा, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव बन गया है। याद कीजिए 13 मई 2004, जब उस दिन काउंटिंग के नतीजों ने फील गुड और इंडिया शाइनिंग फैक्टर को धराशायी कर दिया था, तबाह कर दिया था। और अब 19 साल बाद वही तारीख 13 मई कौन सा इतिहास लिखेगी, इसकी सब पूरे देश में दिलचस्पी बनी हुई है। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। हम पहले ही बता देंगे कि कर्नाटक का इतिहास क्या लिखा जाने वाला है। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल हैं, 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उन्हें सब्सक्राइब करिएगा और हमारे मेंबर जरूर बनिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।